अस्सलाम वालेकुम। Who is present? Ma'am, Anam Shahid is present. Okay. Contact with other fellows जो अभी तक प्रेजेंट नहीं है, ताकि हम टाइमली क्लास स्टार्ट कर सकें अपनी। जी मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाकी जो साथ साथ आएंगे वो फिर देखते हैं हम लोग। बेसिकली हमने जो फर्स्ट लेक्चर आपका पढ़ा थे, हमने जो प्रीवियस लेक्चर आपके लिए थे बिजनेस फाइनेंस के, बेसिकली हमने उसमें डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैंने थोड़ी सी आपकी लेंथी बनाई है स्लाइड्स, ड्यू टू कि आपको बुक से ज़्यादा वो पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसमें कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था मैनेजर की, फिर हमने बताया था फाइनेंशियल मैनेजर है क्या, फिर हमने मैनेजमेंट की बात की थी, फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की थी, ठीक है। एक्चुअली 10 से 15। मैम आप बुक नहीं लेनी। मैम एक्सक्यूज मी, बुक नहीं लेनी है, आप बस स्लाइड से पढ़ना है। नहीं नहीं बच्चे, आपने पढ़ना बुक से ही है, जो जो मैं पढ़ाऊंगी आपने बुक से ही पढ़ना है। मैं अब ज़ाहिर, अब जी जी। क्लास हमारी रेगुलर तो हो नहीं रही कि मैं आपको बुक से बताऊं कि बच्चे ये बुक का पेज है, ये पैराग्राफ है जो आपने पढ़ना है। तो उसके लिए अब जी क्राइटेरिया ये है कि मुझे या तो मैं आपको पीडीएफ में आपके सामने बुक खोलूं, स्लाइड की जगह बुक खोल दूं, ठीक है। वो बाज़ दफ़ा उसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना कम होता है कि आप उसको कन्वीनियंटली पढ़ नहीं पाएंगे, तो इट्स बेटर कि मैं इसको थोड़ा स्लाइड्स की फॉर्म में ले आऊँ। इसीलिए मैंने थोड़ा लिखा, राइट अप इसके ऊपर ज़्यादा किया है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं ईज़ी हो जाएगी आपको, जो शॉर्टकट जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पैराग्राफ के अंदर, वो आप हाईलाइट कर लेंगे जो आपकी स्लाइड्स की होंगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा आप बुक से ही पढ़ेंगे अपनी, ठीक है। मैम, आप हमें स्लाइड्स फिर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये बच्चे मैंने आपके जो सीआर हैं, उमेर जो हैं, उनको मैंने फॉरवर्ड कर दी हैं, वो आफ्टर क्लास आपसे शेयर कर देंगे ये, ठीक है। मैम, गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट सेपरेट ग्रुप बनेगा। बेटा जो उमेर है उसका कांटेक्ट तो होगा ना जीआर के साथ। जीआर कौन है? वजीहा। जी जी मैम, पता नहीं मैम, चलें फिर देखते हैं, अगर ना हुई तो फिर मैं आपको बता देंगे हम। हाँ बच्चे, आप जो आपका ग्रुप है ना बिजनेस फाइनेंस, उसमें एक दफ़ा बता दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगी उसमें, ठीक है। मैम। ओके, चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है। बाकी फर्दर अभी तक उमेर आपके नहीं आए, जो क्लास का सीआर है वही एब्सेंट है। क्लास के सीआर ही अभी तक एब्सेंट है। कांटेक्ट करें ज़रा, क्लास में किसी का है तो ये ग्रुप में मैसेज करेंगे, मैम वेट कर रही हैं, जल्दी हैं। चलें, हमने जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था मैनेजर के बारे में, फिर मैनेजमेंट के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजर के बारे में, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर कौन कौन से होते हैं। वो आपको मैंने कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करवाए थे, वो अब यहाँ पे मैंने समराइज फॉर्म में लिखा है। अपने माइक्स को म्यूट कर दें फिलहाल, माइक्स को म्यूट करें सारे। आफ्टर 25 मिनट्स यू हैव टू ओपन योर माइक्स फॉर क्वेश्चनिंग। सो आपने अब क्या करना है कि आपने ये जो स्लाइड्स मैंने अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया आपको, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। मैं फर्दर मूव कर रही हूँ, प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसकी भी मैंने स्लाइड्स बना दी हैं क्योंकि वो इंटरलिंक था चैप्टर्स। ओके, हम लोग आगे मूव करते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने ये डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू इसका मैं दे देती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, ये इसका जो कंसर्न होता है वो एक्विजिशन के साथ होता है, फाइनेंसिंग के साथ होता है, और एसेट मैनेजमेंट के साथ होता है, विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड, जो हमारे गोल होते हैं माइंड में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो जो आपकी बुक है, जो रिकमेंड आपको बुक की गई है, उस बुक के ऊपर भी आप साइड पे अगर देखें तो आपको जो है उनकी डेफिनेशन प्रॉपर फॉर्म में मिल रही होंगी, ठीक है। आपने टोटली रिलाई डेफिनेशंस पे नहीं करना, बट उसकी एग्जांपल्स जो हैं थारोली वो भी रीड आउट करेंगे। Thus, the decisions functions of the financial management can be broken down into three major areas: the investment, financing, and asset management decisions. On the basis of these three decisions, जो एक मैनेजर है, जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है, वो क्या करता है, वो decisions लेता है कि how they can financing in different categories, a portfolio of financial assets. Portfolio financial assets means
ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स करता है। मीन्स टू से फाइनेंस का जो लिंक, मीन्स टू से अब ये कह लें फाइनेंशियल मैनेजर का मैंने बताया ऑन गोइंग ऑपरेशंस, जो कि डील करता है, मॉनिटर करता है ऑन गोइंग ऑपरेशंस को दैट आर लिंक विद द फाइनेंस। तो आप कह लें कि all the operations that are totally linked with the finance which is dealing in the financial management, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फर्स्ट वन, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट्स हमने कहाँ से कलेक्ट करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, किस किस एसेट्स में करनी है, और कौन सा एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में डिस्कस कर लिया था। वजीहा या उमैर दोनों में से कोई है तो वो अपना म्यूट को अनमाइक करें, मुझे बताएं। आपको आवाज आ रही है मेरी? वजीहा या उमैर? नहीं किया नहीं किया हमने? जी, नहीं किया। मैंने करवा दिया था। चलिए मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमने किया था व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके वो आपने डेफिनेशन करवाई थी, बस इतना ही किया था। बच्चे मैंने आपको 2 पेजेस करवाए थे आई थिंक सो, मुझे जब तक याद पड़ता है, लेकिन चले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। दिस डिसीजंस रिलेट टू केयरफुल सिलेक्शंस of assets in which funds will be investments by the firm. A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investments which will bring maximum benefits. For example, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000, क्लास में भी बताया था आपको, आपको याद आ जाएगा। आपके पास 50,000 है, तो आपसे मैं अगर कहती हूँ कि आपने 50,000 इन्वेस्ट करना है, तो क्या 50,000 एक ही इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे, या आपके पास ऑप्शन अगर हो कि मैं अगर जो हूँ 50,000 में से 10,000 ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, 20,000 बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँ, बाकी जो 20,000 है वो सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँ। इफ आई बियर अ लॉस इन फ्यूचर इन प्रोजेक्ट 1, अगर प्रोजेक्ट 1 में मुझे लॉस हो जाता है, तो प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3 जो होगा, या बी और सी जो होगा, वो मेरा सिक्योर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, एक प्रोजेक्ट में करनी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में करनी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बेसिकली हम इसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी। अब मैं वक्त आपकी जो स्लाइड्स पे राइट डाउन किया हुआ, ये बुक पे भी आपकी सेम एज इट इज है, एक दफ़ा रीड आउट करती हूँ। जो लास्ट 8 या 10 मिनट्स होंगे उसमें आप अपने अपने माइक्स अनम्यूट करेंगे वन बाय वन, और जिसको जो जहाँ जहाँ इशू होगा वो मुझसे डिस्कस करेगा, ठीक है। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। व्हेन decisions regarding fixed assets is taken, it also called capital budgeting decisions। मीन्स बड़े लेवल का अगर आप डिसीजंस लेना चाहते हैं, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई डिसीजंस लेते हैं कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो हम उसको कहेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flows to meet day-to-day requirement. The amount of cash flows as investment proposal will be able to generate must be assessed properly before the investment in the proposal। सेम एज इट इज, जब आप ह्यूज अमाउंट में फंडिंग कर रहे होते हैं, तो आप सारी की सारी फंडिंग नहीं करते, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल योर फादर सैलरी इज 50,000, तो क्या आप 50,000 जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल अक्सर देखोगे आपके मदर्स ने कमेटीज वगैरह डाली होती हैं, या आपके फादर्स ने डाली होती हैं, तो वो क्या 50,000 की ही डाल देंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, स्मॉल पोर्शन, जहाँ तक उनको लगता है कि 30,000 फॉर एग्जांपल हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, तो 20,000 हमने सेव करने हैं, तो सेविंग की कैटेगरीज है, आप बैंक में जमा करवा दें, आप कमेटी वगैरह डाल दें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ सोचना है कि हमारे जो डेली के रूटीन के जो एक्सपेंस है, क्या वो बेयर अप हो रहे हैं उससे कि नहीं हो रहे। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से सोचना, ये ना कि 50,000 इन्वेस्ट कर दें, बाकी जो डेज हैं वो आप बैठे रहें सोचते रहें कि हम कहाँ से फुलफिल करें, ठीक है। With every investment proposal, there is some degree of risk is also involved। जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको रिस्क बेयर फैक्टर जो एक है उसको बेयर करना पड़ता है। यू डोंट नो कि आपको जो आपने ए बी और सी प्रोजेक्ट लिया था, आपको ए में से भी प्रॉफिट हो, बी में से भी प्रॉफिट हो, सी में से प्रॉफिट हो।
इट्स ओवर ह्यूमन परसेप्शंस कि हम लोग यही कहते हैं कि हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, ऐसा ही है। बट क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट समटाइम हो भी जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें जहन में रखने पड़ते हैं, वो ये हैं। अब आप बुक से जब रीड आउट करेंगे तो आप हाईलाइट करते जाएंगे, आप देखेंगे उस पैराग्राफ में यही पॉइंट गिवन है, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपका अपलोड कर दिया जाएगा, दोबारा आप सुनना चाहें तो वहाँ पे जाके आप सुन भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में। अब जब हमने डिसीजंस कर दिया, हमने डिसीजन एक ले लिया, हमने इस प्रोजेक्ट में करना है, उसके बाद हमने अब देखना है कि हमने वो जो प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं उसके लिए क्या हमारे पास फाइनेंस है। अगर तो फाइनेंस है तो कितना है, क्या हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो डिसीजन लिया है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सिनेरियोज आप पीछे बनाते हैं अपने फाइनेंस को डील करने के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इन डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज इशू ऑफ शेयर। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में फॉर एग्जांपल उन्होंने एक न्यू मशीनरी या न्यू प्लांट लगाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि वो या तो वो कुछ डिबेंचर इशू शेयर्स इशू कर देते हैं या बोनस शेयर इशू कर देते हैं। बोनस शेयर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा लास्ट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता रही हूँ। बोनस शेयर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं कंपनी का शेयर, मैं शेयर होल्डर हूँ, 30% मेरे पास शेयर हैं। तो जब कंपनी ने मजीद शेयर इशू करने होंगे फॉर गेनिंग या फॉर कलेक्टिंग अ कैपिटल, ठीक है, उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, तो क्या करेंगे वो जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होते हैं उनसे कहते हैं कि हम आपको एक बोनस शेयर इशू करते हैं, आप हमें उसके बदले में कैपिटल दे दें। तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो इसी से फ़ायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं, वो पेमेंट दे देते हैं और शेयर मजीद, फॉर एग्जांपल 30% थे, आप उनके कितने परसेंट हो गए, 40% फॉर एग्जांपल ले लिया उन्होंने, मैंने 40% ले लिया। तो क्या होगा, इस तरह से कुछ टेक्निक्स की जाती हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने उसको फुलफिल करने के लिए शेयर इशू कर देती है, बोनस शेयर इशू कर देती है, डिबेंचर्स को इशू कर देती है, and so on so deciding how much to raise from which source is concerned financing decisions mainly focus on of finance can be divided into two categories। या तो ऑनर, जो ऑनर का मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो ओनर खुद फंडिंग करेगा या वो बोरो करेगा कहीं से डिबेंचर्स की फॉर्म में, ठीक है। या तो जो स्टॉक्स के जरिए से इशू करेगा, वो तो कंपनी की शेयर है, वो प्रॉफिट ले रहे होंगे। जब कंपनी देखेगा कि बोनस शेयर भी इशू नहीं करना या शेयर्स के जरिए से नहीं फुलफिल हो पा रहा, तो वो डिबेंचर इशू कर देते हैं। डिबेंचर्स का मतलब है लोन है, जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा हम वी विल लायबल टू पे बैक योर लोन, ठीक है। उसके बाद है शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग कॉन्स्टिट्यूट ऑनर फंड एंड डिबेंचर्स लोन बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूट सेम एज इट इज़। वही बात कि या तो आप जो दूसरा तरीकाकार क्या होता है, आपको मैंने बोर्ड पे आई थिंक समझाया था क्लास में, कि जब भी किसी कंपनी के पास नेट इनकम आती है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी शेयर होल्डर्स को नहीं दे देती, ये जिनके शेयर्स होते हैं उनको दे देगी, नहीं। सबसे पहले उस नेट इनकम में से वो क्या करेगी, वो जो डिबेंचर्स होल्डर हैं या जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है, सबसे पहले उनको पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल 50,000 इनकम थी, 8,000 डिबेंचर्स होल्डर्स को दे दी, शेयर जो आपके लोन होल्डर थे जिनसे आपने लोन बोरो किया था उनको दे दिया, बाकी 42,000 रह गया। अब वो 42,000 जो है, क्या वो शेयर होल्डर्स को दे देगी कंपनी, नहीं, उसके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। वन पार्ट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स का मतलब है रिटेन कर लेना, रख लेना अपने पास, ठीक है, कि जिसमें क्या करते हैं अपनी अमाउंट को सेव कर लेते हैं। दूसरी जो है वो होगा डिविडेंड की फॉर्म में, आप क्या कर देते हैं, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। आप पढ़िएगा इसमें, जब फाइनेंसिंग डिसीजंस में बुक खोलेंगे, अगर बुक आप लोग अपनी सामने रखें तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो का एक वर्ड होगा, ठीक है। तो इसके पीछे सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि जब वो आपने फॉर एग्जांपल एक के 30% शेयर थे, एक के 20% शेयर थे, इस तरह से बाकी 50% थे, तो उनकी रेशियो के हिसाब से आपने उनको पे कर दिया, ठीक है। 42,000 की इस तरह से रेशो बना दी। बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो आपने क्या कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर फुलफिलिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे कुछ फ्यूचर में नीड्स आ जाती हैं, कुछ अचानक से कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, इवेंट हो जाता है, तो आपके पास कुछ कैश तो हो, ये ना हो आप शेयर होल्डर से कहीं आप कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, इस तरह से हो। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ टू रेज फंड। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको पता होता है
कि उसने फाइनेंस को डील किस तरह से करना है, कहाँ से फाइनेंस को फुलफिल करना है, ठीक है। तो वो कुछ स्टेप्स वक्तन फवक्तन लेते रहता है। while taking the decisions of finance While taking up decisions of financial managers compare the advantages and disadvantages of different sources of finance। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की टैक्टिक्स को यूज़ करता रहता है कि इफ़ वी बोरो अ फाइनेंस, इफ़ वी कलेक्टिंग अ फाइनेंस फ्रॉम ऑनर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, so what will be the benefit of the organizations, ठीक है। if I don't take from this those two sources, what are the other sources, ठीक है। जो बेनिफिशियल उसको लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेगा। तो दो जो डिसीजंस है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजंस। उसके बाद हम लोग थर्ड जाते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, फिर आपने फाइनेंसिंग लगा दी, ठीक है, फाइनेंसिंग कर दी आपने एक एसेट को बोरो कर लिया, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। एसेट को बोरो करने के बाद एसेट फॉर एग्जांपल बोरो किया या आपने जिस तरह से भी किया, इंस्टॉल कैपिटल के जरिए से किया, ऑन लिक्विडिटी के जरिए से किया, इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जो वो जो एसेट है उसको मेंटेन किस तरह से करना है, मैनेज किस तरह से करना है, क्या उसे 10 ही प्रोडक्शन हमने लेनी है जितनी हमें ली, या हम उससे ज़्यादा ही लेंगे। Once assets have been acquired and appropriate financing provided, these assets must still manage efficiently। उसको मैनेज किस तरह से करना है। एक मशीनरी आपके घर आ जाती है, इट्स ह्यूमन नेचर ना कि स्टार्टिंग में तो हम उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता एक ह्यूमन नेचुरल फिनोमेना है ना कि एक टाइम पीरियड के बाद एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ मशीनरी भी है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, वो इस प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट करती है, करने के बाद सोचती है कि जो उसके पास एसेट आता है बाद में, ये कैश आ गया, उसकी एडिशनल जो कैपिटल उन्होंने कलेक्ट किया शेयर को इशू करके, उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, उसको मैनेज किस तरह से करना है। तो इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बेसिकली आ जाते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस में। अ लार्ज शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट of fixed assets would reside with the operating manager who employ the assets। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब तक जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और डिसीजंस कौन कौन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहती है। 3 तरह की मैंने किए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक पे, बुक को आप सामने रखिएगा, वक्तन फवक्तन चेक करते रहें, पॉइंट्स को अपने राइट डाउन करते रहें। एंड वाले 10 मिनट्स में आपका टाइम होगा, आप क्वेश्चनिंग कीजिएगा, ठीक है। द गोल ऑफ द फर्म, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। द गोल ऑफ द फर्म का मतलब है किसी भी फर्म का जो गोल होता है, ठीक है। जैसे आप मैनेजरियल अकाउंटिंग में पढ़ के आए होंगे या शायद पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप अदर सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे। इसमें जो एक टर्म यूज़ होती है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गोल का जो फर्म का गोल है वो क्या होता है, आपने एक लाइन में एक वर्ड में बताना है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ का मतलब क्या है, अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी, उनकी डिविडेंड रेशियो इंक्रीज होगी, जैसे एक आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में, आपकी कंपनी आपको बोनसेस की फॉर्म में या कुछ इस तरह से आपकी सैलरी को बढ़ा देती है, ठीक है, तो इट मीन्स आप शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। तो अगर आपकी वो बढ़ा देती है तो आप खुशी खुशी हैप्पीली काम करते हैं। तो क्या होता है, जहां आउटपुट 10 की आ रही थी, आपकी हैप्पी होने की वजह से वही आउटपुट 15 या 20 पे चली जाएगी। सेम सिनेरियो शेयर होल्डर्स का, जब शेयर होल्डर्स हैप्पी होंगे, उनकी वेल्थ को इंक्रीज किया जाएगा, उनकी डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा अटेंशन के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो गोल का जो फर्म है ना, जो फर्म का गोल है वो यही है कि हाउ द फर्म इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। तो ये फर्म का गोल होता है। मैं पढ़ देती हूँ फिर भी, टू नो द गोल ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजर रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल, कोई ना कोई गोल होते हैं। द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज, आगे वर्ड मैक्सिमाइज, सॉरी, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द फर्म प्रेजेंट ओनर्स, प्रेजेंट ओनर्स, या आप कहने मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स हो जाए, ये फर्म के ओनर हो जाए, एक ही बात है। शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक given evidence of ownership in a corporation, shareholder wealth is represented by the market price per share of the firm common stock, ठीक है। अब ये पॉइंट आफ्टर जो 10 मिनट्स हैं उसमें मैं आपसे पूछूंगी। अब मैं देखती हूँ आप मुझसे पूछते हैं या मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजर्स के रोल में डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। द आइडिया इज दैट द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिसीजन शुड बी जज्ड बाय द इफेक्ट दैट इट अल्टीमेटली हैज ऑन शेयर प्राइसेस।
वैल्यू क्रिएशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप देखेंगे द गोल ऑफ द फर्म में एक आपका पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन को अगर मैं एक पॉइंट में डिस्कस करूं, वैल्यू का मतलब किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, क्रिएट टू मेक द इमेज। क्रिएट का मतलब है इमेज को बनाना इन द माइंड ऑफ अदर्स, दूसरों के माइंड में, ठीक है। कोई भी चीज़ है, वैल्यू आपकी फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल है, आपकी एक बुक है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपकी वो मीन्स टू से उसकी वैल्यू है। आपने वो वैल्यू दूसरों की नज़र में क्रिएट करोगे तो उसकी वैल्यू होगी ना। अगर आप कहो कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, जब तक आप ये अपना शो ऑफ नहीं करोगे, दूसरों को बताओगे नहीं आप इस तरह से हो, तो आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे। तो वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि यू हैव टू मेक द इमेज, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का इमेज बनाना इन द माइंड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के माइंड में अपना इमेज बनाना, तो वो वैल्यू क्रिएशन है। जब वैल्यू क्रिएशन आपने मीट कर ली, एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की, आपने कस्टमर के माइंड को कैप्चर कर लिया, आपने बता दिया ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, कस्टमर ने परचेज करना शुरू कर दिया, सेलिंग आपकी बढ़ गई, इट मीन्स आपने प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर लिया। इस पूरी हाइडिंग पे अगर आप जाएं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी कि वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है। दोनों चीजें बेसिकली क्या है, इंटरलिंक है। Main aim of any kind of economic activity is earning profit. Profit is the measuring techniques to understand the business efficiently of the concern, ठीक है, efficiency of the concern, profit maximization of the firm earnings after taxes, ठीक है। जब मैंने आपसे बात की प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, लास्ट एग्जांपल मैंने आपको 50,000 की दी, तो जो मैं प्रॉफिट की बात कर रही थी या नेट इनकम की बात कर रही थी, वो जो नेट इनकम थी, अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके हैं, वो जो इनकम थी वो EBIT नहीं थी। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बेसिकली वो जो इनकम थी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस थी, ठीक है। तो जब भी इनकम की बात होती है, इनकम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हों, टैक्सेस हों, सबको रिमूव करने के बाद जो बाकी बचती है, उसको हम जो है ना वो इनकम कंसीडर करते हैं, और उसकी बेस पे आगे फिर आप जज करते हैं कि आप किस तरह से शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एग्जांपल दिया है, रिकॉर्डिंग आप दोबारा सुनिएगा 50,000 वाली, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन में आएगी, क्योंकि इट्स लिंक विद द गोल ऑफ द फर्म्स। ओके, फेवरेबल आर्गुमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये आप पढ़ेंगे और फिर मुझसे डिस्कस करेंगे आप, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड द एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स एंड कंजम्पशन। Profit maximizations create immoral practices such as corruption practices, unfair trades, etc. Means to say unfavorable arguments of profit maximization. Unfavorable means illegal arguments. आप कहीं अपने प्रॉफिट इंक्रीज करना है, आप रॉबरी करते हैं, आप अनफेयर ट्रेड के जरिए से कर रहे होते हैं, आप वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, ऐसे ना करो ऐसे करो, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ है। इस तरह की एक्टिविटी से बचें और वैल्यू क्रिएशन वाली साइड पे आए। वैल्यू क्रिएशन होगी, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है, मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वर्ड आए, किसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशंस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जब भी वर्ड आएगा, आप कहेंगे शेयर होल्डर्स की वेल्थ, ऑनर्स की वेल्थ जो होगी, जो कंपनीज के ऑनर्स होंगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस विच इन्वॉल्व्स लेटेस्ट इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। कहीं भी आप जो बिजनेस कंसर्न की लेटेस्ट बात को डिस्कस करें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को डिस्कस करें, तो बेसिकली आप कह दें ये इनोवेटिव फॉर्म है, ठीक है, लेटेस्ट फॉर्म है। द टर्म वेल्थ मीन्स दैट शेयर होल्डर वेल्थ और द वेल्थ, जब 10 मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा। Wealth of the persons, those who are involved in the business concern. Wealth maximization is also known as the value maximization or net present worth maximizations. क्लियर हो गया आपको? वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस प्रोवाइड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इंश्योर्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज। पॉइंट्स अपने लिखते जाएं एक साइड पे, लास्ट में आप डिस्कस करिएगा मेरे से। एजेंसी प्रॉब्लम, एजेंसी का जो वर्ड है वो निकला है एजेंट से। आप अगर देखें, इसको आप खुद पढ़ेंगे, आपके पास स्लाइड एक शो हो रही है। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब एजेंट से निकला है। एजेंट क्या काम करता है? अ पर्सन हु इज वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ठीक है। तो एजेंसी का जो वर्ड है वो भी उसी से निकला है। जैसे एक फाइनेंशियल मैनेजर है, वो एजेंट का ही काम कर रहा होता है। वो CEO जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी बात को सुनता है, फिर आगे फॉरवर्ड करता है एम्प्लॉयज़ को, या उसे इम्प्लीमेंट कराता है, उनको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो वर्क कर रहा है एज एन agent. It has long been recognized that separations of ownerships and control in the modern corporation result in potential
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑनर एंड द मैनेजर। एक जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है दोनों के दरमियान में, वो बेसिकली यही होता है कि मैनेजर जो होता है बाज़ दफ़ा प्राइमरी डिसीजन खुद से ले लेता है, खुद से ले लेके एम्प्लॉयज़ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ उससे रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो क्या करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की वजह बनता है ऑनर और मैनेजर के दरमियान में, ठीक है। तो इससे बचने के लिए तो एक जो मैनेजर है ना, वो एक एजेंट का काम परफॉर्म करता है, इसको करना चाहिए ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिमूव किया जा सके। वो कोई भी बात करे वो ऑथेंटिसिटी की बेस पे करे। फॉर एग्जांपल एक सीआर जो आपकी क्लास का है, उससे मैं कहूँ कि आपने इस तरह से काम करना है, ठीक है, तो वो बगैर किसी के कंसर्न के उसको इम्प्लीमेंट कर दे कि मैडम ने कहा आपने करना है। कुछ बच्चे इससे एग्री करें, कुछ बच्चे डिसएग्री करें। एट द टाइम जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने की तरफ आऊँ, ठीक है, हम लोग करते हैं, तो कुछ बच्चे कहें कि मैम हमने कहा था हम एग्री हैं, कुछ कह रहे हैं हमने कहा था हम एग्री नहीं हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया। सो जो एजेंट है ना, उसको सबको लेके साथ चलना चाहिए, मैनेजर को, फाइनेंशियल मैनेजर को, सबको लेके साथ चलना चाहिए। 3 तरह की मैंने आपको बताई थी, टॉप, मिडल एंड लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। वो एक आपने मैनेजमेंट में एक ट्राइंगल शेप की एक डायग्राम पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, उसमें सेम एज इट इज ये था। जो सेंटर में था ना, मिडल, वो आपका है मैनेजर। वो क्या करता है, वो एजेंट की करेक्टरिस्टिक्स जो उसमें पाई जाती हैं वो इंटरलिंक करता है मैनेजर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सीईओ को विद द एम्प्लॉयज, ठीक है। In particular, the objective of the management may differ from those of the firm shareholders. Shareholder के firm से different होते हैं। We may think of management as the agent of owner. Same वही बात आ गई। Shareholders hoping that the agent will act in the shareholder best interest, delegate decision making authority to them. If the situation arises where the CEO interests are different from the shareholder interest, same वही बात आ गई, एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद the issue can be resolved by paying high compensations और by monitoring the management strictly। अब इसको बुक से आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चे म्यूट करें, माइक को म्यूट करें, एंड वाले 10 मिनट्स में आप पूछेंगे, मुझे एक दफ़ा कंप्लीट करने दें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से निकला है, पर मैं ब्रॉडर टर्म में एक आपको बता दूं। अपने माइक को म्यूट करें जी, किसका ऑन है? मैम 10 मिनट रह गए। CSR जो है, इसका जो लिंक है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ना, उसका जो मेन एज है नॉट ओनली के मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, सिर्फ शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज कर दें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, नहीं, कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने का बायस बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक जैसे कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, वो बहुत हाई प्रॉफिटेबल है, उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर बहुत खुश हैं, लेकिन जब हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की थी तो हमने कहा था वैल्यू क्रिएशन भी होनी चाहिए साथ। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि कस्टमर की नज़र में जो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, शेयर होल्डर से मतलब है आपके ऑनर, आप खुद, ठीक है। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है, जब प्रोडक्ट की बात है तो हमने कहा वैल्यू क्रिएशन, जब वैल्यू क्रिएशन की बात है इट मीन्स कस्टमर की नज़र में क्या वैल्यू है। तो कस्टमर की नज़र में वैल्यू क्रिएट करने का एक तो पर्पज़ ये है कि आप जैसे अक्सर देखा होगा आपने कि एक टर्म यूज़ करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वाले मुख्तलिफ साथ आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कहती हूँ वो उनका पर्पज़ है सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, बट वो कुछ मेडिकल इंसेंटिव्स भी दे रहे होते हैं, कुछ खाने आपको लंच ब्रेक में लंच भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टी ब्रेक दे रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के जो इंसेंटिव, फिर पेंशन फंड आपको दे रहे होते हैं। मतलब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, सोशल कुछ वर्क करते हैं आप कॉर्पोरेट करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करती है, क्या करने के लिए, ताकि आप जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, खुश हों इन चीज़ों से, ठीक है। और इंसेंटिव कुछ बना दिया जाता है, जैसे अक्सर देखा होगा आपने आपकी एरियाज में देखो फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, आपको ऑनर्स का नहीं पता होता वो कौन है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वर्क है जो आप कर रहे होते हैं साथ, ठीक है। तो इट डजंट मीन के दैट मैनेजमेंट शुड इग्नोर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज protecting the customers, paying fair wages to employees, maintaining fair hiring practices and safe working conditions। ये कुछ ये corporate social responsibilities के कुछ एलिमेंट हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नो डेस्क कि आप पूरा मंथ उनको ज़रा टाइटली खींच कर रखें, आपने 8 बजे आना है, आपने इवनिंग 8 बजे जाना है, आपको लंच की ब्रेक 10 मिनट्स की है, स्ट्रिक्टली उनको बाउंड कर दें, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि एट द एंड आप कहें ठीक है आपको सैलरी मिल गई है,
आपको बोनस दे दिया गया, इंसेंटिव दे दिया गया, तो एक टाइम पीरियड के बाद आपकी नज़र में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, आप हैटिक महसूस करना शुरू कर देंगे इस चीज़ों को लेके। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करती है। It is appropriate for management to consider the interest shareholders for shareholder। अब ये आप खुद पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स सस्टेनेबिलिटी हैज़ बिकम ग्रोइंग फोकस फॉर मैनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी means meeting the needs of the present without harming the environment or depleting the natural resources and therefore supporting long term। अच्छा, इस मीन सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना, कि आपने एक जो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जो एक अपना एम बनाया है या जो कंपनी का गोल है उसको सस्टेन किस तरह से करना है, मेंटेन किस तरह से करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उस इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए, उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। सो बेसिकली CSR का काम यही होता है। 3 तरह के काम है। CSR का काम है तो फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, फेयर हायरिंग करना, फेयर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करना, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट में, एजुकेशन में सपोर्ट करना। अक्सर देखा होगा फैक्ट्रीज में आपने अपने वर्कर्स को फ्री एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, राना वर्कर वेलफेयर स्कूल है, कुछ वर्कर वेलफेयर स्कूल है शायद, आई डोंट थिंक सो। वो क्या करते हैं, फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनकी सैलरी 20,000 होती है या जिनकी बिलो 20,000 होती है, उनके उनके जो बच्चे हैं उनको वो फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है कि ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लिंक है बेसिकली इसका भी CSR के साथ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द आप कहते हैं बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, गाइडलाइंस देना और डिटरमिन करना कि कंपनी किस तरह से रन कर रही है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करना, पॉलिसीज को बनाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करना और उनको गाइडेंस देना कि इस तरह से कंपनी को चलना चाहिए, ये डिफिकल्टीज हैं इसको इस तरह से रिमूव करना चाहिए। कंपनीज टू कंपनीज रिलेशनशिप के बारे में बात करना, ठीक है। और कंपनीज के इंटरेस्ट के हवाले से, कंपनी का इंटरेस्ट मीन शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के प्रोस्पेक्टिव में बात करना और देखना कि हाउ वी कैन हैप्पी और कस्टमर्स, सप्लायर्स, फाइनेंसर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस क्या है उनके। उनका एक ही फंक्शन है, CEO हो या आपका फाइनेंशियल मैनेजर हो या आपके जो अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, आप मैं आपको स्लाइड फॉरवर्ड कर दूंगी। उसके बाद आपने ये एक ब्रॉडर टर्म में आपके पास एक सिनेरियो है पूरे कंप्लीट चैप्टर्स का जो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा था। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, फिर आपके नीचे उसके प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको आपने ट्राइंगल में मैंने आपको कहा था टॉप, मिडल एंड बिलो, लो लेवल मैनेजमेंट। तो आप क्या करते हैं, उसको अगर इस फॉर्म में बना लें आप तो कुछ इस शक्ल में आपके पास आ जाते हैं। प्रेसिडेंट में 3 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और इस तरह से मार्केटिंग के कुछ होते हैं, कुछ फाइनेंस के होते हैं। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के फिर आगे 2 होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। एक वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरर होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्रोलर, जो सारी की सारी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम वर्क कर रहा होता है, फंक्शंस कर रहा होता है, परफॉर्म। जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरर होता है वो बेसिकली डील करता है कि हमने बजटिंग किस तरह से करनी है, हमने किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये जो एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस है वो ये डील कर रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ तक था आज का लेक्चर। अब 1 बाय 1 अपने माइक को अनम्यूट करें और मुझसे पूछें जिसको कोई मसला आ रहा है। अगेन मैं कहूँगी सॉरी कि आपका मुझे जो टाइमिंग था, जो लेक्चर्स थे आपके रेगुलर बेसिस पे, वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस है, टाइम भी शॉर्ट है आपके पास और सिलेबस के लिए कवर करने के लिए जो टाइम पीरियड है अब आपका ओनली 3 वीक्स। 3 वीक्स का मतलब है 6 लेक्चर ओनली। तो ज़रा 1 बाय 1 अनम्यूट करें और आ जाए सामने। मैर आपने अटेंडेंस ले ली है? जी मैम ले लिए अटेंडेंस। सही है। वक्तन फवक्तन आई थिंक कुछ आ भी रहे थे बच्चे और कुछ जा रहे थे, ये चेक करते रहिएगा आप। जी बच्चों, किसी को कोई इशू है तो पूछे।
नहीं मैम कोई इशू नहीं है। अच्छा कोई इशू नहीं तो फिर मैं पूछूं आप लोगों से? ये मत समझिएगा जी कि पूछिए। ऑनलाइन क्लास है मैम छोड़ देंगी हमें। अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगी आपसे। जी उमर, बॉयज की स्ट्रेंथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। जी मैम उन्होंने कहा तो था लेकिन वो आई नहीं है। चलें अब ये देखिएगा, उनको इन्फॉर्म भी कर दें कि अब मैंने कहा था सिर्फ 2 लेक्चर्स के लिए आपको अलाउ किया था। आफ्टर 2 लेक्चर्स ना तो उनके असाइनमेंट्स कलेक्ट की जाएंगे और ना उनको नेक्स्ट लेक्चर में अलाउ किया जाएगा। बेशक वो ऑनलाइन लेक्चर सुन लें लेकिन असाइनमेंट्स में उनके 0 मार्क्स आएंगे। जब असाइनमेंट्स में 0 इट मीन्स उनके मिड टर्म में 0 मार्क्स है। ओके मैम। ठीक है। गर्ल्स बच्चे किसी को इशू है तो पूछ लें आप मुझसे। मैम मुझे एक चीज पूछनी, जी जी 2 चीज़ें। जो हमारे लेक्चर मिसिंग है अब उनका क्या करेंगे हम? बच्चे सहर बात कर रहे हो आप? नो मैम, GR वजीहा। जी हाँ। अच्छा ये बात हमने भी डिस्कस की थी मैनेजमेंट से। ये क्लास के बाद आप बेशक मुझसे ऑडियो में पूछ लें, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली टाइम पीरियड शॉर्ट और ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से अरेंजमेंट की वजह से 1 वीक आपका इसी फॉर्म में गया। होप सो कि आपका लेक्चर जो है इन टाइमिंग में कंप्लीट हो जाएंगे, आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो है आप मैनेजमेंट से डिस्कस करें, वो आपको उनको बेहतर आंसर देंगी। ठीक है। अभी फिलहाल लेक्चर से लिंक कोई है इशू तो वो मुझसे डिस्कस कर लें आप। नो मैम। मैम और ये लेक्चर आप कब तक अपलोड करेंगे यूट्यूब पे? अच्छा विद इन 10 मिनट्स बिफोर ओके थैंक 12 o'clock अपलोडेड। जी, थैंक यू। एनीवन अदर प्रीवियस लेक्चर से कोई नो मैम। क्वेश्चन हो? ये बात सुन ले कि ये जो बच्चे सुन रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था मैंने क्विज कंडक्ट करना है। और फिर ये ना हो आप क्विज में कहें कि मैम आपने ये पढ़ाया था, मैम आपने ये नहीं पढ़ाया था। तो उससे पहले पहले ना आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर लें, क्योंकि जब मेरी बारी आनी है फिर आप लोगों ने कहना कि हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं थी। ये आप हमें बता दें जैसे क्लास में हुआ था। जी मैम एक दफा सुन लेंगे लेक्चर दोबारा से, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर आपसे दोबारा पूछ लेंगे, चलें ठीक है बच्चे। क्योंकि बीच में नेट भी थोड़ा इशू करता रहा है ना। जी जी चलें उमैर, अब तो फिर बच्चे अभी नेट पे हम आफ्टर सुन लेंगे ना। ठीक हो गया। उमैर बच्चे आप आफ्टर क्लास स्लाइड्स शेयर कर दें, और फिर किसी को कोई भी इशू होगा तो आप ग्रुप में जो है ना एक ऑडियो के फॉर्म में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।